नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लाइट हाउस शो पे। दोस्तों, दुनिया में आज किसी भी देश की ग्रोथ, पावर और प्रोस्पेरिटी को नापने का सिर्फ एक तरीका है, वो है उसकी इकोनॉमी का साइज। जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी, वो उतना ज़्यादा पावरफुल। इकोनॉमी को बड़ी करने के लिए आज सब जद्दोजहद कर रहे हैं। उसी में एक इफेक्टिव तरीका है जिसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रीटी होती है जो कि साइन की जाती है दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में इन अकॉर्डेंस इंटरनेशनल लॉज। फ्री ट्रेड को फ्री एरिया बनाने के लिए, एक ओपन मार्केट क्रिएट करने के लिए। दोस्तों, ये फ्री ट्रेड एरिया फैसिलिटेट करते हैं सभी सिग्नेटरी कंट्रीज को आपस के मार्केट्स को फ्रीली यूज करने के लिए, जो कि जैसे उनका डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वैसे ही, जिसमें हम कम से कम टैक्स और कम से कम लाल फीताशाही या पेपर वर्क रखते हुए अपने सभी सामान को या उत्पादों को बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही एक एफटीए के बारे में, जो कि साइन किया गया था 15 देशों के बीच में। जी हाँ, उसका नाम है रीकैप, RCEP, द रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके सिग्नेटरीज हैं आसियान देश जो कि 10 हैं, उनके साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी ट्रेड ये सिग्नेटरीज के बीच में होगा, उसमें तकरीबन 90% तक की कटौती होगी आने वाले 15 से 30 सालों में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि इंक्लूड करता है 30% ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि बनती है तकरीबन 2.2 बिलियन, और 30% ग्लोबल जीडीपी, मतलब लगभग 26.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। यस दोस्तों, इतनी बड़ी मार्केट ये लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन 15 सिग्नेटरीज में मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे कि हाई इनकम इकोनॉमी, मिडिल इनकम इकोनॉमी और लो इनकम इकोनॉमी। दोस्तों, RCEP के बारे में सबसे पहली बार सोचा गया था 2011 आसियान शिखर सम्मेलन में, जो कि हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। और RCEP की फॉर्मल लॉन्चिंग हुई थी 2012 कंबोडिया में। उसके बाद लगभग 30 राउंड नेगोशिएशंस के हुए और 11 मीटिंग्स के बाद फाइनली 15 नवंबर 2020 को वियतनाम आसियान समिट, जो कि हनोई में हुआ था और जो कि एक वर्चुअल समिट था, वहां ये सिग्नेचर हुए इसके ऊपर। दोस्तों, ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज एक साथ आई हैं, जिससे कि कोशिश की गई है कि इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि आज की तारीख में यूएस की तरफ शिफ्टेड है, उसको वापस एशिया की तरफ लेके आए। और सिर्फ इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं, पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ को शिफ्ट किया जाए। और मे बी इसमें वो लोग शायद कामयाब हो भी जाएं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट और एक बहुत बड़ी जीडीपी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी मेंबरशिप के बारे में। कोई भी देश इसका मेंबर बन सकता है इसके पावर में आने के 18 महीने के बाद, ऐसा इनके प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एग्रीमेंट का मूल उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इसलिए यहाँ सिर्फ बात की गई है लाल फीताशाही टैरिफ्स को कम करने की और एक यूनिफाइड रूल ऑफ ओरिजिन को लाने की। मतलब कि इन सभी 15 सिग्नेटरी देश को एक मार्केट के जैसे देखा जाएगा, जबकि पूरे मसौदे में कहीं भी लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, गवर्नमेंट सब्सिडी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्निकल असिस्टेंस के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है, ठीक वैसे ही जैसा चाइना अपने यहाँ करता है। दोस्तों, ये क्लासिकल एविडेंस है कि चाइना ने कितने अच्छे तरीके से इस सारे ब्लॉक को हाईजैक किया हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया के रोल के बारे में। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर हुआ करता था कभी। इवन 2017 में हैदराबाद आसियान शिखर सम्मेलन में 19वां RCEP नेगोशिएशन भी हुई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में इंडिया इससे बाहर आ गई। देखिए, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये एक मिक्स इकोनॉमी एग्रीमेंट है, जिसमें हाई इनकम, मीडियम और लो इनकम इकोनॉमीज इन्वॉल्व हैं। अगर हम बात करें यहाँ हाई इनकम इकोनॉमीज के बारे में, तो मुझे यहाँ 4 बड़े हाथी और एक राक्षस बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। 4 बड़े हाथी हैं जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और राक्षस तो खैर आपको पता ही है, हमारा प्यारा हड़पू पड़ोसी चाइना।
देखिए, ओपन मार्केट का फायदा सिर्फ उसे मिलता है जो कुछ बना रहा हो, जिसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो दुनिया को कुछ ऑफर कर सकता है, सिर्फ उसे फायदा होता है। अब इस सिनेरियो को इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखें तो जरा सोच के देखिए कि क्या हम आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को compete कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। या जापान साउथ कोरिया को टेक्नोलॉजी में टक्कर दे पाएंगे? शायद नहीं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एग्रो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में हम कहीं भी हरा पाएंगे? शायद, हो सकता है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट आज तो मुझे लगता नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम आज मेहनत करना शुरू करें तो आने वाले 10 से 15 या मे बी 20 सालों में हम चाइना को सरपास कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और मे बी स्ट्रॉन्ग R&D और इनोवेशन के बैकअप के साथ साउथ कोरिया और जापान के इक्विवेलेंट हो जाएं मे बी। तब तक RCEP के टैरिफ्स भी लगभग 90% कम हो जाएंगे, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं अपने यहाँ कि आने वाले 15 से 20 सालों में हम लोग टैरिफ्स को 90% तक कम करेंगे। तो अगर हम आज से 15 साल के बाद रिकैप में घुसें तो हमारे पास एक रेडीली एक मार्केट होगा अपने बने हुए माल को पुश करने के लिए, जिसमें 90% तक टैरिफ कम भी होगा। और वैसे भी इंडिया के पास अभी ऑब्जर्वर स्टेटस तो है ही, तो और रिकैप में हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जो कि हमें सपोर्ट करेंगे। हम कभी भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ ज़्यादा अभी इसमें एंट्री ना लेके या इससे बाहर निकल के हमने कुछ खोया है। दूसरी बात ये भी है कि चाइना ने अभी जैसा हम लोगों के साथ किया है गलवान में या कहीं भी हमारे साथ हमेशा परेशान ही करता है, तो चाइना को अपना मार्केट फ्री में दे देने का मतलब तो फिर कुछ बनता ही नहीं ना। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि चाइना को बाइकआउट करो, और दूसरी तरफ हम उसके लिए अपना मार्केट खोल के बैठ जाए, तो ये तो कोई लॉजिक हुआ ही नहीं। दूसरी चीज क्या है, चाइना एक ऐसा देश है जिसे जहां भी अगर वो कहीं भी घुसता है, जहां भी जगह उसको मिलती है, तो वहां उसके मार्केट पे वो कब्जा कर लेता है। इससे क्या होगा कि अगर हम चाइना को अपने यहाँ घुसाते हैं तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ेगा। मतलब हम चाइना को उतना कुछ नहीं बेच पाएंगे जितना चाइना हमारे मार्केट में डंप कर देगा। बेसिकली चाइना डंप ही करता है, चाइना बेचता नहीं है, जिसका सीधा असर हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी इन बड़े हाथियों के नीचे कुचल दी जाएगी। फिलहाल इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम अलग अलग देशों के साथ ट्रीटी साइन करें, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेवलपमेंट कोलैबोरेशंस के क्लोज भी हों, जिससे कि हमारे हमारे मैन पावर, जो हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनको कुछ सीखने का मौका मिले, नई से नई टेक्नोलॉजी का उनको एक्सेस हो, उनका एनकाउंटर हो उसके साथ कि भाई किस चीज़ का हम कैसे काम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम दुनिया को अच्छी से अच्छी फाइट दे पाएंगे। दोस्तों, हम ये रिस्क फिलहाल ले सकते हैं क्योंकि हमारी खुद के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ से हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना के दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, बट इसके लिए मेहनत और ईमानदारी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एग्रीमेंट के बारे में किसका क्या रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन कहता है कि इट्स अ क्वाइट सिंपल, द वर्स्ट प्रोविजंस ऑन कॉपीराइट एवर सीन इन अ ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब ये एक कॉपीराइट के मामले में ये सबसे बेकार ट्रेड एग्रीमेंट है दुनिया का। चाइनीज प्रीमियर हैं ली केकियांग, अ विक्ट्री ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड फ्री ट्रेड, उनका कहना है। सिंगापुर के पीएम हैं ली सिएंग लूंग, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स फॉर आवर रीजन एंड साइन ऑफ सपोर्ट फॉर फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। भैया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे होगी? आप जब दूसरे के मार्केट में घुस के अपना माल वहां डंप करोगे तो उनकी अपनी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट कैसे हुई? मतलब यहाँ अगर हम इन तीनों के एक साथ रख के देखें तो यहाँ जो बड़ी इकोनॉमीज हैं सिर्फ उनको हो रहा है और वो ही खुश भी हैं, बाकी तो किसी को कुछ कहना है ही नहीं। खैर, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ इस वीडियो का हम भी एंड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी सलाह या सुझाव है जिससे हम आगे अपने चैनल को अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।